हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। तो आज हमारा जो एनटीए महासंग्राम वाला सीरीज है वो आज हम लेकर के आ गए हैं एनएलएम पर। हमारा काइनेमेटिक्स की पिछली 2 वीडियोस आप जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि यार ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिससे आपका रिवीजन भी हो रहा है और साथ साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स खत्म करने के बाद आज हम आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन पर, या जिसको हम कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी। उसके हम 15 क्वेश्चंस उठाएंगे एनटीए अभ्यास के, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो देखते रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए कि यार आज हम करने वाले हैं एनएलएम। तो शुरू करते हैं अपने पहले नंबर वाले क्वेश्चन से। चलिए, तो फर्स्ट नंबर का हमारा सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक। तो चलिए बना देते हैं डायग्राम बढ़िया सा एकदम। एक ट्रक है, 1 kg का मास इस पर लाई कर रहा है। ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 किलो ले जाने के लिए हम ट्रक लेके आते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। अब यहां पे हमारा कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि है 0.6 का। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक का हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। हमसे बोला जा रहा है कि कितनी फ्रिक्शन इस पर एक्ट कर रही होगी। तो देखिए सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही समझदारी से हम इसको कर सकते हैं। हमारा ट्रक जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, फ्रिक्शन हमारा 0.6 है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब ट्रक चल रहा होगा तो क्या ब्लॉक पीछे की तरफ भाग रहा होगा? अरे हाँ ना बोलो यार। जब ट्रक आगे चल रहा है 5 से, तो क्या ब्लॉक पीछे चलने की कोशिश करेगा? ब्लॉक पीछे जाने की कोशिश करेगा। इसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। इसी को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। और जो सूडो फोर्स है वो सूडो फोर्स लगती किस तरीके से है कि जितना एक्सेलरेशन मेरा फ्रेम का है, जितना एक्सेलरेशन मेरा फ्रेम का है, एक्सेलरेशन तो उतना ही लगेगा, एक्सेलरेशन तो उतना ही लगेगा। शर्त ये है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब ये तो एक्सेलरेशन की बात है, हमें चाहिए फोर्स। तो फोर्स मतलब इस मास का, जिस भी मास पे हम इस एक्सेलरेशन को लगा रहे हैं उस मास का मल्टीप्लाई। मतलब इस 1 kg पर जो सूडो फोर्स लग रही है वो लग रही है 1 into a, और वो लग रही है अपोजिट इन डायरेक्शन। अरे हाँ ना बोलो यार, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेल रही है, ये फोर्स इसको पीछे धकेल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन पे, क्योंकि रोकने के लिए कौन सी फोर्स है? रोकने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन है, रोकने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन है। अच्छा, अब रोकने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लग सकती है वो क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है म्यू इनटू एन। इसका मतलब क्या? 0.6 इनटू एम इनटू जी। इसका मतलब क्या? 6/10 इनटू 1 इनटू 10। तो इसका मतलब भाई साहब 6 न्यूटन जो मेरी फ्रिक्शन है वो लग सकती है। ठीक है, 6 न्यूटन मेरी फ्रिक्शन लग सकती है। और ये फोर्स कितनी लग रही है? ये फोर्स लग रही है, वो लग रही है मेरी 1 into 5, मतलब कि 5 न्यूटन। फंस गया। फ्रिक्शन 6 न्यूटन की लग सकती है, दोनों शब्दों में फर्क है। 6 न्यूटन की फ्रिक्शन लग सकती है, लेकिन लगेगी कितनी? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। 6 न्यूटन की लग सकती है, लेकिन जरूरत कितने की है? जरूरत 5 न्यूटन की है। मेरी जेब में 500 रुपए हैं, लेकिन मैं चीज खरीद रहा हूं, उसकी कीमत 200 रुपए, तो मैं 500 थोड़ी दे दूंगा यार, मैं दूंगा तो 200 ही। मेरी जेब में 6 न्यूटन है, लेकिन लगनी कितनी है? लगनी तो 5 ही है, 5 न्यूटन की जरूरत है। इसका मतलब फ्रिक्शन का आंसर कितना आ गया? कितना आया फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो लगेगा 5 न्यूटन का। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। इसी तरीके के आसान आसान सवाल आपको अपने जेईई मेन में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए गौर से देखिए और गौर से समझिए। तो देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, अ प्लेयर, अ क्रिकेट प्लेयर, अरे बढ़िया, क्रिकेट आ गया भाई, क्रिकेट आ गया भाई, क्रिकेट आ गया। अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। मास कितना है? 150 ग्राम। लगे हाथ केजी में भी कर लो, लगे हाथ केजी में भी कर लो। बहुत सुंदर।
एट अ रेट ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, चलिए वेलोसिटी भी दे रखी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, कितना समय लगा? 0.1 सेकेंड समय लगा। द फोर्स ऑफ द ब्लो exerted by the ball on the hand of the player is equal to, बहुत सुंदर सवाल है भाई, बहुत सुंदर सवाल है। आपको बताना, देखो भाई हुआ क्या, मैं खड़ा हूं एकदम मस्त कैच लेने के लिए, बॉल आती है, बॉल का वेट 150 ग्राम, 150 ग्राम की बॉल आती है और उसकी स्पीड होती है 20 मीटर पर सेकेंड, और मैं 0.1 सेकेंड में कैच ले लेता हूं, ये जुप आ गया, ये जुप आ गया, आया नहीं, 0.1 सेकेंड में मैं कैच ले लेता हूं। अच्छा अब ये बताओ कि हमें बताना क्या, हमें बताना है फोर्स। यहां पे कुछ कुछ मास वेलोसिटी दिख रही है, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। तो अब याद करो कि फोर्स मास वेलोसिटी से हम कैसे रिलेट करते हैं। क्या हमें एक चीज याद रहती है कि फोर्स जो होती है वो होती है dp/dt। अरे हाँ ना बोले यार, फोर्स जो होती है वो होती है dp/dt, न्यूटन का दूसरा नियम। क्या फोर्स हमारी dp/dt होती है? तो क्या इसको मैं थोड़ा चेंज करके डेल्टा p/Δt भी लिख सकता हूं, डेल्टा p/Δt भी लिख सकता हूं। अच्छा अब ये देखो, अब ये हुआ क्या, जैसे ही मैंने कैच पकड़ा जुप, तो फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई भाई, मास में तो चेंज नहीं आया, मास जब आ रहा था तब भी 150 ग्राम था, जब मैंने पकड़ लिया तब भी 150 ग्राम ही था, लेकिन जब आ रहा था तो आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, जब मैंने पकड़ा तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो। क्या हो गई, जीरो। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। अरे हाँ ना बोलिए, अरे हाँ ना बोलिए, फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकता हूं मैं, मास इंटू जीरो माइनस मास, मतलब कि अपना कितना आएगा ये 0.15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय समय कितना लगा 0.1, और ये मेरी क्या फोर्स आ गई। अरे हाँ ना बोलो, तो क्या ये नेगेटिव आएगी, फोर्स आएगी मेरी नेगेटिव, और नेगेटिव आएगी तो आएगी कितनी, सॉल्व करके बताओ, 15/100 इंटू 20 इंटू 1/0.1, यहाँ पे लिख देते हैं n, 20 पंजे 100, 5 दिए 15, 30 आ जाएगी, 30 न्यूटन फोर्स, लेकिन आएगी नेगेटिव। लेकिन हमसे पूछा क्या है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। एक्चुअल में नेगेटिव आएगी, एक्चुअल में नेगेटिव आएगी, लेकिन हमें बताना क्या है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो 30 न्यूटन इज द फोर्स। तो हमारे पास दूसरा आंसर भी हमारे सामने आ गया है। इसी के साथ हम करते हैं अपना तीसरा सवाल। थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ये शायद जेईई एडवांस में भी आया है, इसी टाइप का जेईई एडवांस में आया। सवाल आपका है यार कि आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है और आपके ऐसे दो पुली बने हुए हैं, इन दो पुली से जुड़ता हुआ एक मास ऐसे लटका हुआ है जो कि बना रहा है थीटा एंगल, ठीक है, और यहां पे ऐसे है, ऐसे है, ये P है, ये Q है, ठीक है, ये AB जो कि फिक्स पुली है। आपको बताना क्या है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द पॉइंट्स P and Q ऑफ टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। इसको हम नीचे u स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये m मास जो है ये कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा। अब देखो ये असल में सवाल जो है वो कंस्ट्रेंट मोशन का है। असल में जो ये सवाल है वो हम पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट मोशन की हेडिंग के अंदर। तो होता क्या है यार, होता क्या है, होता ये है कि हमें देखना होता है कि यार ये ब्लॉक असलियत में किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ब्लॉक असलियत में किस डायरेक्शन में जाएगा। आपको जो मैं बताने वाला हूं ना, ये गोल्डन रूल है कंस्ट्रेंट मोशन में वेलोसिटी निकालने के लिए। गोल्डन रूल, आप रिलेशन आराम से निकाल सकते हो। गोल्डन रूल बता रहा हूं, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसकी असलियत वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इसकी असलियत वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, असलियत में किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या आपको दिख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कुछ भी v वेलोसिटी से? अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार। क्या ये ब्लॉक ऐसे सीधे सीधे ही चेक किस तरह की फोर्स लग रही हो, ये ब्लॉक तो मूव ऊपर ऐसे ऐसे ही करेगा, तो इसकी असलियत वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अच्छा अब ये देखो, ये पूरी स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है, सही बात है। तो ये
यू 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 इधर भी होगा। तो अगर मैं इस ब्लॉक को बनाऊं सही से, तो असल में इस टेंशन के थ्रू यू वेलोसिटी ऐसे, और ये मूव कर रहा है v इस तरफ, ठीक है, और ये क्या है मेरा थीटा। अब ये याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमेशा जब भी हम कंपोनेंट कर रहे होते हैं तो वो असलियत वेलोसिटी के कर रहे होते हैं। यहां पे असलियत वेलोसिटी जो असल में इसकी वेलोसिटी है वो है v। इस v का कंपोनेंट इसके बराबर करना है, ना कि u का कंपोनेंट उसके बराबर करना है। आप खुद सोचो, जो मेरी असल वेलोसिटी है, असल, वो बड़ी होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी कि नहीं होगी, असल वेलोसिटी जो असलियत में मेरे डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, रियलिटी में जहां मैं जा रहा हूं, उसका कंपोनेंट करके दूसरे में जाना है। ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v cos थीटा आपका u होना चाहिए, तो इसका मतलब v आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए u बाय cos थीटा। ये आपका सही आंसर है, v इज इक्वल्स टू u बाय cos थीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उस वाले का क्या हुआ, उस वाले का कोई काम नहीं है, सच एज सच कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको बराबर और सिमेट्री के हिसाब से चलाना है, पहला रीजन। दूसरा, आप इसका कंपोनेंट सिर्फ एक ही जगह तो ले पाओगे, चाहे इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, चाहे इस तरफ कंपोनेंट ले लो चाहे इस तरफ ले लो, बात तो बराबर ही है, बात में तो कोई गड़बड़ नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये भी हमारा सवाल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पर। फोर्थ सवाल देखते हैं कैसा है। फोर्थ सवाल हमारे सामने जो है, कुछ स्प्रिंग और स्ट्रिंग जैसी चीजें हमें दिख रही हैं। फोर्थ नंबर का सवाल में कुछ इस तरीके का डायग्राम हमको दिया हुआ है। हमारे को कुछ स्प्रिंग बनाई हुई है और यहाँ पे 2 मास का 2m का ब्लॉक लटका है, इसके बाद हमारा m का ब्लॉक लटका है, और हमको बोला गया है कि 2m respectively are connected by massless and inextensible ring string. The whole system is suspended by a massless spring. The magnitude of acceleration a and b immediately after the string is cut. आपको बताना है acceleration of a and b when this string is cut. जब हमने इस स्ट्रिंग को काट दिया तब हमें बताना है। अच्छा चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि सबसे पहले तो बिना कटने से पहले का बना लो। ये कटने से पहले का डायग्राम बना लो। कटने से पहले का अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर हम कटने से पहले का डायग्राम बनाएं, तो ये जो m है इसके ऊपर एक टेंशन लग रही है और नीचे क्या लग रहा है, mg। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो, एकदम सही बात है। कटने से पहले का, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, ऐसी चीज है। 2m की बात करें तो 2m पर ऊपर क्या लग रहा है, kx, जो कि स्प्रिंग फोर्स है, जो कि स्प्रिंग फोर्स है, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है टेंशन। अरे हाँ ना बोलो, और नीचे क्या लग रहा है, और लग रहा है नीचे ठीक है 2m, 3 क्यों लिख दिया मैंने, 2mg। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। इस m वाले ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg। इस 2m वाले ब्लॉक पे ऊपर लग रहा है kx, नीचे लग रहा है t, और नीचे लग रहा है 2mg। एक तो t जो कि टेंशन का, एक उसका वेट, खुद का वेट। बहुत सुंदर। चलिए अब क्या मैं इसको देख करके बोल सकता हूं कि टेंशन जो है वो mg के बराबर है, और इसको देख करके बोल सकता हूं कि जो kx है वो है t प्लस 2mg के बराबर। और सुंदर अगर बोलना चाहूं तो क्या ये 3mg के बराबर हो गया। टेंशन mg है, mg प्लस 2mg इज 3mg। इस तरीके से सोच लो, नहीं तो इस तरीके से सोच लो। ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम पे मास कितना हुआ, 3mg, तो 3mg, उस तरीके से भी 3mg, जैसे चाहे वैसे सोचो। ये तो हमने जो इक्वेशन लिखी है, ये हमने लिखी है बिफोर कटिंग। अब जब हम इसको कट कर देंगे तब तो क्या होगा, अब जब इसको कट कर देंगे तो इस m ब्लॉक पर क्या कोई ऊपर टेंशन है। जैसे मैंने स्ट्रिंग काट दी, मैंने स्ट्रिंग काट दी, स्ट्रिंग काट दी, तो जो बीच की टेंशन है वो खत्म। अरे हाँ ना बोलो यार, स्ट्रिंग काट दी तो बीच की टेंशन खत्म, टेंशन खत्म तो क्या बचा, केवल mg, केवल mg। तो ये तो फ्री फॉल कर रहा है,
तो ये तो फ्री फॉल कर रहा है। इस mg फोर्स का मास से डिवाइड कर दो, इस mg फोर्स का मास से डिवाइड कर दो, तो क्या एक्सेलरेशन आ गया? तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ b इज g? अरे हाँ ना बोलो यार, फ्री फॉल कर रहा है ये तो जैसी मैंने स्ट्रिंग काटी फ्री फॉल करा, फटाक से नीचे गिरा। क्या एक्सेलरेशन ऑफ b g आ गया? अच्छा अब 2m की बात करते हैं, अब बात करते हैं 2m की। तो 2m की बात करेंगे तो 2m ये रहा, 2m पे ऊपर kx, नीचे कितना? केवल और केवल 2mg। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो, टेंशन खत्म, टेंशन कट गई। इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया था, मैं डायरेक्टली लिख सकता था 3mg है, लेकिन क्योंकि मुझे ये चीज दिखानी है कि टेंशन हट गई, इसीलिए मैंने इसको t + 2mg करके लिखा था। क्योंकि अब t खत्म तो केवल 2mg बचा, केवल 2mg बचा, तो मैं क्या लिखूंगा? kx = 2mg इक्वल कहां से आएगा? नेट फोर्स कितनी हो गई? नेट फोर्स हो गई kx - 2mg। अरे हाँ ना बोलो यार, kx - 2mg, दिस डिवाइडेड बाय इसका मास क्या है? 2m, और ये मेरा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ a। कितना आएगा? kx कितना था? kx था 3mg, 3mg - 2mg डिवाइडेड बाय 2m which is g/2। दिस इज माय एक्सेलरेशन ऑफ a। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ a मिल रहा है g/2, हमें एक्सेलरेशन ऑफ b मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको g। तो हमारे पास दोनों के एक्सेलरेशन आ गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली जेईई मेन में भी पूछे जाते हैं। तो आप किस तरीके से हमारा अप्रोच बनना है, किस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट बनना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो डेवलप कर लो इसको देख के। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, जो कि हमारा 5वां सवाल। फिफ्थ क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन 1D वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मोमेंटम दिया है a + bt², तो बहुत सिंपल सवाल लग रहा है। हमें बताना है फोर्स। अरे यार, अब ये भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। a भी हमारे कांस्टेंट है, हमको फोर्स बतानी। तो फोर्स क्या होती है भाई? सेकंड लॉ से फोर्स क्या होती है? dp/dt। अरे हाँ ना बोलो यार, dp/dt। तो सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dp/dt कितना आएगा? dp/dt आ जाएगा 2bt। तो फोर्स कितनी हो गई? फोर्स हो गई 2bt। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। फिफ्थ सवाल हमारा समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं हमारे 6th नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए 6th नंबर का क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 6th नंबर का सवाल, हमको एक डायग्राम दिया है सुंदर सा, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे बोला है कि एक मास है m, और ये एंगल हमको दे दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और यहाँ पर हमको बोला गया है कि ये एक बड़ा मास है m, और ये कुछ इस तरीके से है, और यहां से ये बना रहा है थीटा डिग्री। हमको बताना क्या है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे तो हमें tan थीटा बताना है। सिंपल, हमारे को कुछ कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे पहले इसको देखो, इसको देख के फील क्या आ रही है? फील तो यही आ रही है कि इक्विलिब्रियम में रखना है तो फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं यार। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? टेंशन ड्रॉ करो इस स्ट्रिंग में, फटाफट टेंशन बना दो। तो क्या यहाँ पे एक टेंशन, यहाँ पे एक टेंशन? अरे हाँ ना बोलो यार, समझे कि नहीं समझे? ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमने दूसरे से लटका दिया, तो ये तो पूरी एक स्ट्रिंग है, इस पे तो टी टेंशन होगी। अब इस टी टेंशन को हम अगर ब्रेक करेंगे, इस टी टेंशन को ब्रेक करेंगे, तो इधर देखो, क्या ऊपर की तरफ दोनों की वजह से 2t sin 45। अरे हाँ ना बोलो यार, और जो cos वाले कंपोनेंट है वो तो कैंसिल। अरे हाँ ना बोलो, ऊपर की तरफ 2t sin 45। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस मास के लिए, स्मॉल m के लिए, इस स्मॉल m के लिए 2t sin 45,
इज इक्वल्स टू mg। अरे हाँ ना बोलो। इस टेंशन के कंपोनेंट करे साइन वाले ऊपर की तरफ आए, कॉस वाले इधर आए, जो कि कैंसिल हो गए, तो mg जो है वो हो जाएगा 2t sin 45। mg 2t sin 45 हो गया। अरे बहुत सुंदर। अब इस बड़े वाले को बनाओ। बड़े वाले को बनाऊंगा तो इधर क्या है t, इधर क्या है कुछ t1 और ये क्या है कुछ एंगल थीटा। बहुत सुंदर। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक कैसे करेंगे भाई? इसको तो इधर लिख सकते हैं t1 cos थीटा और इधर लिख सकते हैं t1 sin थीटा। इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें ये 45 दिया है तो क्या ये भी 45? अरे हाँ ना बोलो। ये 45 दिया है ना, लो बड़ा बना देता हूं यार तुम्हारे लिए। ये 45 दिया है तो ये भी 45, ये भी 45, तो इसका मतलब इस तरफ t cos 45 और इस तरफ t sin 45। तो अगर हम बड़े बड़े m के लिए लिखें, बड़े m के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? t1 cos थीटा इज इक्वल टू t sin 45 डिग्री। और दूसरी चीज लिख सकते हैं t1 sin थीटा इज इक्वल्स टू t cos 45 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे हाँ ना बोलो यार। तो इसका मतलब यहां से t निकालो, यहां पे डालो और काम बन गया। यहां से t निकालते हैं, यहां से t कितना आएगा? mg/2 इंटू √2। अरे हाँ ना बोलो। mg 1/√2 ये वैल्यू, तो √2 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, तो ये वैल्यू आ गई मेरी t की mg√2/2। t की वैल्यू कितनी आ गई? mg√2/2। अब आप ऐसा करो कुछ बन रहा है क्या यहां से यार? कुछ कैलकुलेशन में एरर कर दिया क्या मैंने? अरे क्या गड़बड़ कर दिया? अच्छा इसका mg भूल गया। रुको रुको रुको, इसका mg भूल गया। कैपिटल M का कैपिटल mg भी तो लगेगा। है धरापना कर रहे हो? कैपिटल M का कैपिटल mg भी तो लगेगा। कैपिटल M का कैपिटल mg भी तो लगेगा भाई मेरे। तो इसका मतलब आपको t1 sin थीटा क्या लिखना है? आपको लिखना है t1 sin थीटा इज इक्वल्स टू t cos 45 प्लस कैपिटल mg। अब देखिए और यहां से क्या लिख सकते हैं? और यहां से लिख सकते हैं t1 cos थीटा इज इक्वल्स टू t sin 45 डिग्री। दूसरी चीज यहां से t कितना आया था? यहां से t आ गया था mg√2/2, mg√2/2, mg√2/2। बहुत सुंदर। अब चाहो तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू t cos 45 डिग्री प्लस कैपिटल mg अपॉन t sin 45 डिग्री। ठीक है। अब क्या इसको तो 1 लिख सकते हैं ना? अब मैं जब tan थीटा को ऐसे ब्रेक करूंगा t cos 45 डिग्री अपॉन t sin 45 डिग्री प्लस mg अपॉन t sin 45 डिग्री, तो ये चीज तो 1, क्योंकि भैया cos 45 भी 1/√2 है, sin 45 भी 1/√2 है, तो ये चीज तो क्या हो गई 1। और इधर क्या आ जाएगा? t sin 45 इज mg/2। तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा tan थीटा इज 1 प्लस 2mg/m। दिस इज द करेक्ट आंसर। t sin 45 की वैल्यू mg/2 है, t sin 45 की वैल्यू mg/2 है, तो mg/2 जाएगा तो 2mg, 2 ऊपर m नीचे। ठीक है, ये हमारा सुंदर सा आंसर आ गया। थोड़ा हम एरर कर गए थे, हम एक mg भूल गए थे, तो उसी की वजह से हमारा आंसर इधर उधर हो गया था, बट वी रीच टू द करेक्ट आंसर हमारा आ चुका है। तो हमारा 6th भी हो गया। अब हम आ गए अपने 7th क्वेश्चन पर। चलिए फटाफट 7th क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो है, ओहो ब्लॉक पर ब्लॉक। ये देखिए हमारा फर्श है, फर्श के बाद हमारा ऐसा बी ब्लॉक बना हुआ है, बी ब्लॉक के बाद ए ब्लॉक बना हुआ है, और बोला जा रहा है कि ए ब्लॉक जो है वो v0 वेलोसिटी से जो है चल रहा है। हमको क्वेश्चन में बोला क्या है? हमको क्वेश्चन में बोला है ब्लॉक ए ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर प्लैंक बी ऑफ मास 2m। ठीक है, इसका मास क्या है? 2m है, उसका मास क्या है? m है। इसका मास है 2m, इसका मास है m। B is placed over a smooth horizontal surface, मतलब सरफेस स्मूथ है। A और B के बीच में हमारा कोफिशिएंट जो है वो है 1/2,
और हमको बोला जा रहा है कि ये v नॉट से राइट साइड जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a बताना है। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a। बहुत सुंदर। तो अब यार एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं सबसे पहले फ्रिक्शन की बात कर लूं कि फ्रिक्शन कितनी लग रही होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू इंटू एम इंटू जी। अरे हाँ ना बोलो, क्योंकि केवल a और b के बीच में फ्रिक्शन है, तो a का नॉर्मल फोर्स क्या है? a का नॉर्मल फोर्स है mg। अरे हाँ ना बोलो, तो म्यू इंटू n मतलब म्यू इंटू mg। अब दूसरी बात क्या है कि ये मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, ये मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी। अरे हाँ ना बोलो, लग रही होगी। तो a पर जब हम बात करते हैं, a पर हम बात करेंगे तो a पर फ्रिक्शन लगेगी पीछे, और b पर जब हम बात करेंगे तो b पर फ्रिक्शन लगेगी आगे। क्यों लगेगी? क्योंकि भाई फ्रिक्शन चाहती है प्यार बनाना दोनों में। अगर a आगे भाग रहा है तो वो चाहेगी कि b भी आगे भागे, तो b पर फ्रिक्शन आगे, बदले में a पर फ्रिक्शन पीछे। बहुत सुंदर। तो इस हिसाब से अगर मैं इस पे बोलूं कि इस पे फोर्स क्या लग रही है, इस पे फोर्स लग रही है केवल फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितनी लग रही है? म्यू mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ a अगर मैं बोलूं तो क्या बोलूं? म्यू mg डिवाइडेड बाय m, मतलब कि क्या म्यू g। और यहीं अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ b, तो इस पे फोर्स क्या लग रही है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg, और म्यू mg डिवाइडेड बाय 2m इज g/2। तो इसका मतलब मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ b भी मिल गया और एक्सेलरेशन ऑफ a भी मिल गया। अब पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b इज म्यू g/2 प्लस म्यू g। ये कितना हो गया? 3 म्यू g/2 इज माय आंसर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए हमने ऐड किया है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता, इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना 8वां सवाल हम करते हैं। चलिए फटाफट हम अपने 8वें सवाल पर बढ़ते हुए, और हमारा 8वां सवाल है, a block of mass m is kept on an inclined plane of a lift moving down with an acceleration 2 meters per second। है सुंदर सी लिफ्ट है, लिफ्ट पे ये बना है, ये m मास है, थीटा दिया है क्या? थीटा दिया है 30 डिग्री, और ये मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। हमको बताना है कि म्यू कितना हो। बहुत सुंदर, म्यू की वैल्यू बताओ, ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है ये मूव कर सके, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सके, तो म्यू की वैल्यू बतानी है। अच्छा, बहुत सुंदर, बता देंगे भाई। अब आओ तुम सूडो फोर्स में दोबारा। सूडो फोर्स में आना क्यों इधर जरूरी है? क्योंकि मान लो मैं इधर वेज पे बैठा हूं, जैसे ही मैं वेज पे बैठा हूं तो मुझे क्या लगेगा? यार क्या हो रहा है? इस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है सूडो फोर्स, वो फोर्स है सूडो फोर्स। तो तरीके से अगर एम ब्लॉक को बनाए तो ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा 2m, नीचे की तरफ क्या होगा? जो mg लग रहा है, नीचे की तरफ क्या होगा? 10m, जो कि मेरा mg है। तो 10m माइनस 2m, क्या इफेक्टिव नीचे 8m आ जाएगा? क्या इफेक्टिव नीचे 8m आ जाएगा भाई? 10m नीचे 2m ऊपर, तो इफेक्टिवली नीचे 8m। तो अगर इसके कंपोनेंट करेंगे तो 8m cos 30 sin 30 डिग्री, 8m sin 30 डिग्री, और इधर क्या आ जाएगा? 8m cos 30 डिग्री, और फ्रिक्शन कहां लगेगी? पीछे। अब मुझे क्या करना है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो म्यू की वैल्यू बतानी है, तो फ्रिक्शन को सिंपली 8m sin 30 के बराबर करना है। जो भी मेरी फ्रिक्शन है उसको 8m sin 30 के बराबर करना है। अब फ्रिक्शन कितनी है भाई? फ्रिक्शन कितनी है? फ्रिक्शन होगी म्यू n, म्यू मुझे निकालना है, n कितना है? n है 8m cos 30, 8m cos 30 कर दो बराबर, म्यू इंटू 8 इंटू cos 30 इंटू m इज इक्वल्स टू 8m sin 30। अरे 8m कट गया, अरे म्यू क्या आ गया? 10 cos
1030 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो यार, म्यू क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस मतलब 1030 डिग्री। 1030 मतलब कि 1/√3, हमारा म्यू भी आ गया। सिंपल सवाल, दो कौड़ी का सवाल नहीं है ये, दो कौड़ी का सवाल नहीं है ये, एकदम लल्लू सवाल। चलिए आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, और नाइन्थ क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक ब्लॉक जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। टाइम डिपेंडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है जो कि है kT। हमको बताना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द ब्लॉक। ये भी बहुत सरल सवाल है, बहुत ही सरल और बहुत ही ज्यादा चिंदी सवाल है। ठीक है, हमको बोला गया है एक म्यू और है, ठीक है, फ्रिक्शन का और काम है। चलिए अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी हो सकती है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम फ्रिक्शन की, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकती है म्यू एम, जो कि आप मानना चाहो तो म्यू एम जी मान लेते हैं। ठीक है, हम मानना चाहे तो म्यू एम जी मान लेते हैं। तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है म्यू एम जी। अरे चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा गया है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा गया, तो एक्सेलरेशन की हम बात करें, एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं। तो क्या नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास करना है, और नेट फोर्स क्या होगी, kT माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय m। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, kT बाय m माइनस म्यू जी। बहुत सुंदर, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। आई की नहीं आई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx माइनस c, y इज इक्वल्स टू mx माइनस c। स्लोप क्या है, पॉजिटिव k बाय m, स्लोप पॉजिटिव k बाय m। ठीक है, अब ऑप्शन में देखोगे तो एक ऑप्शन जो की है वो सही है, और वो है हमारा ये वाला। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि सर ये आगे की इतनी जगह क्यों छूटी हुई है। तो देखो, कुछ समय ऐसा आएगा, कुछ t टाइम तक ऐसा चलेगा मामला कि हमारी फ्रिक्शन जो है उससे बड़ी, हमारी फ्रिक्शन इस kT से बड़ी है। तो जब जब हमारी फ्रिक्शन इस kT से बड़ी होगी तो ये इसको चलने नहीं देगा। अरे हाँ ना बोलो यार, जब जब हमारी ये फ्रिक्शन इस kT से बड़ी हो जाएगी तो इसको चलने नहीं देगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हमारा फ्रिक्शन जो है वो ओवरकम नहीं कर पाएगा kT को, वो हमारा फ्रिक्शन जो है kT को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही ओवरकम करना खत्म हुआ, ब्लॉक चल पड़ा, और जैसे ही ब्लॉक चल पड़ा, ब्लॉक का एक्सीलरेशन हो गया ये, उससे पहले ब्लॉक का एक्सीलरेशन था 0। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारा 10वां सवाल। हमारा 10th क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर हमारे सामने, 80 kg पर्सन इज पैराशूटिंग। अरे भाई साहब, पैराशूट ना टूटे, 80 किलो के आदमी से, एक 80 किलो का आदमी है जो कि पैराशूट कर रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इतना। अच्छा, पैराशूट का मास भी दिया है, पैराशूट का मास है 5 kg और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फील कर रहा है। मुझे बतानी अपवर्ड फोर्स ऑन द पैराशूट, मुझे बतानी अपवर्ड फोर्स बताओ पैराशूट पे क्या होगी, अपवर्ड फोर्स बताओ पैराशूट पर क्या होगी। ये भी जो सवाल है सिंपल हमारा एनएलएम का है, सिंपल हमारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का सवाल है, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। आपको करना क्या है, आप मुझे एक बात बताइए कि नेट मास क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि नेट मास जो है सिस्टम में वो क्या है, क्या वो मैन का प्लस पैराशूट का है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 80 प्लस 5 85 है क्या। अरे हाँ ना बोलो यार, 85 kg है क्या, अरे 85 है क्या, ये 85 है, ऐसे समझ लो। अब इस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बतानी है ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, नीचे क्या लग रहा है 85 जी। अरे हाँ ना बोल यार, नीचे की तरफ क्या लग रहा है 85 जी, ऊपर वाली फोर्स बतानी है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब भी हम एनएलएम के लिए इक्वेशन लिखते हैं फोर्स की, तो हम वह इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में वो फोर्स बड़ी होती है, वो फोर्स बड़ी होती है। तो मैं इस हिसाब से अगर फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 85g माइनस f इज इक्वल्स टू 85 इंटू 2.8। क्यों 85g आगे क्यों लिखा, f क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है,
एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो 85g माइनस f इज इक्वल टू देख f की वैल्यू कितनी आ गई 85g माइनस 85 इंटू 2.8। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 85 कॉमन लो 9.8 माइनस 2.8 85 इंटू 7 इसका आंसर आ जाएगा 85 इंटू 7 आएगा ना 8 में से 8 हाँ ठीक है 85 इंटू 7 मतलब 7 5 जा 35 3 7 जा 42 515 आएगा इसका आंसर 7 into 50 7 into 56 होते हैं बाबू 56 595 आएगा 595 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी सवाल कोई बहुत तोप नहीं चलाना था इसमें एकदम सरल सवाल है कोई ज्यादा सोचना नहीं था वही जो हमारा बेसिक मेथड होता है करने का वही करा है। अब हम आ गए अपने 11वें नंबर के सवाल पर। अब हमारा चल रहा है 11th नंबर का सवाल और 11th नंबर का सवाल क्या है फिर से ट्रक द बैक साइड ऑफ अ ट्रक। ये हमारा ट्रक बन के रेडी द बैक साइड ऑफ अ ट्रक एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg अरे बेचे अब 40 किलो का सामान ले जा रहे हैं इस 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द रियर व्यू रियर एंड से 5 मीटर पीछे हमारा 40 किलो का बॉक्स कोफिशिएंट जो है वो है 0.15 ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको बताना है कि जब ये डब्बा गिरेगा तब हमारा ट्रक कितना चल चुका होगा जब ये डब्बा गिरेगा तब हमारा ट्रक कितना चल चुका होगा। तो एक बात सोचो खुद सोचो मैं ट्रक चला रहा हूं तो ये डब्बे पे पीछे की तरफ फोर्स लग रही है अरे आना बोलो डब्बे पर पीछे की तरफ फोर्स लग रही है उसको क्या बोलते हैं सूडो फोर्स क्या बोलते हैं सूडो फोर्स। अब एक बात सोचो कि डब्बा पीछे की तरफ मूव करेगा तो एक समय ऐसे आएगा जब ये यहां से चल के नीचे गिर जाएगा अरे हाँ ना बोलो यार ये डब्बा यहां से चल के नीचे गिर जाएगा। अब उतने ही समय में ये ट्रक कितना आगे चला गया बस ये बताना है उतने ही समय में ये ट्रक कितना आगे चला गया बस ये बताना है। तो सिंपल सी बात है आप क्या करो पहले 40 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो 40 पर पीछे कितनी फोर्स लग रही है अरे 40 इंटू 2 अरे हाँ ना बोलो यार 40 इंटू 2 फ्रिक्शन कितनी लग रही है फ्रिक्शन लगेगी आपकी 15/100 इंटू 40 इंटू 10 15 चौका 60 न्यूटन ठीक है फ्रिक्शन आपकी पीछे लग रही है 60 न्यूटन। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 40 इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन है 1/2 अरे हाँ ना बोलो यार अरे हाँ ना बोलो 20/40 is 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब कि आपका जो ब्लॉक है वो पीछे जा रहा है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो हमारा ब्लॉक है वो पीछे जा रहा है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ठीक है। अब 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे जा रहा है तो इसका मतलब इसको 5 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा u तो 0 है सब कुछ रेस्ट से चल रहा है तो u तो 0 है 5 मीटर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाइए s क्या हो गया 5 हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20 टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इतने ही समय में अरे हाँ ना बोल इतने ही समय में ये ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कितना चल रही है ये सवाल है। इतने ही समय में ये ट्रक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कितना चल लिया तो ये भी u0 से स्टार्ट हुआ है तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू इज 20 तो 20 मीटर आंसर आ जाएगा 20 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं जो कि है 12वें नंबर का सवाल। बारहवें नंबर का सवाल हमारे सामने द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप बाय इंक्लाइंड प्लेन। हाँ अब आया ना इंक्लाइंड प्लेन अभी तक हम इंक्लाइंड प्लेन का वेट कर रहे थे ठीक है ये m मास है टू मूव अप ठीक है टू मूव अप इज 3 टाइम्स अच्छा थीटा नहीं दिया थीटा बताना है
is 3 times the minimum force required to prevent it. Is 3 times the minimum value to prevent it from sliding down if the coefficient of friction is 1/2√3. तो इसका भी इतना ही 1/2√3. हमको बताना है इंक्लाइन प्लेन का एंगल. देखो सवाल समझो पहले. सवाल अच्छा ही है, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है. सवाल समझो. सवाल में आपको बोला है कि यार एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मुझे ऊपर ले जाना है. उस ब्लॉक को मुझे ऊपर ले जाना है तो मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी. अरे हाँ ना बोल, मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी. और सेम ही ब्लॉक जब नीचे आ रहा है तो मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए. उसको रोकने के लिए. अरे हाँ ना बोल. इसको मान लो फर्स्ट केस जो कि है मेरा ऊपर ले जाने वाला, और इसको मान लो सेकंड केस जिसको मेरे को डाउन ले जाने से रोकना है. इसको मुझे जस्ट ऊपर ले जाना है, इसको मुझे जस्ट रोकना है. तो हमको बोला गया है कि जो मिनिमम फोर्स है अप वाली, अच्छा सवाल है ध्यान से सुनना, ये 3 टाइम्स है मिनिमम फोर्स ऑफ डाउन प्रिवेंशन, डाउनवर्ड्स प्रिवेंशन. अच्छा अब इसको सोचते हैं, अगर मुझे कम से कम फोर्स लगानी है, बहुत छोटी फोर्स लगानी है और इसको ऊपर चलाना है, तो खुद सोचो क्या होना चाहिए. खुद सोचो क्या होना चाहिए. अच्छा अगर फोर्स, अब फ्रिक्शन क्या चाहती है, फ्रिक्शन का काम है, फ्रिक्शन क्या चाहती है, हमेशा प्यार बना रहे, जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन रहे. अब मैं कुछ मिनिमम फोर्स बहुत मिनिमम फोर्स लगाना चाह रहा हूं ताकि ऊपर खिसक जाए, तो हल्की सी भी ज्यादा मैंने करी, उस मिनिमम फोर्स से हल्की सी भी ज्यादा करी तो क्या ये ऊपर चला जाएगा. अरे हाँ ना बोल. हल्की सी भी ज्यादा करी तो क्या ये ऊपर चला जाएगा. इसका मतलब क्या, इस पे फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे की तरफ. इसका मतलब क्या, इस पे फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे की तरफ. तो फर्स्ट वाले की इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो फोर्स कितनी होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगी क्योंकि मैंने इस हल्की सी फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा करी, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा. ऊपर चढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन को पसंद नहीं है, फ्रिक्शन बोलेगा वापस नीचे आ, तो फ्रिक्शन उसको नीचे लगाएगा. बहुत सुंदर. यही हम बात करते हैं इस वाले केस की. इस वाले केस की बात करें तो मुझे हल्की सी फोर्स लगानी, मिनिमम फोर्स लगानी है ताकि ये बस रुका रहे, ताकि ये बस रुका रहे, बस 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 रुका रहे. ठीक है. तो मैंने उस फोर्स से जैसे ही थोड़ा सा कम किया, है ना, समझो इस बात को, जैसे ही उस मिनिमम फोर्स से थोड़ा सा कम किया तो क्या है, नीचे भागेगा. अरे हाँ ना बोल. क्या ये नीचे भागेगा, नीचे भागेगा तो फ्रिक्शन किधर लगनी चाहिए, नीचे भागेगा तो फ्रिक्शन क्या ऊपर लगनी चाहिए. अरे हाँ ना बोल. नीचे भागेगा तो क्या फ्रिक्शन ऊपर लगनी चाहिए. तो इसकी इक्वेशन लिख. अब ये फोर्स मिनिमम तो नहीं है, इन फोर्सेस को मिनिमम होने के लिए क्या फ्रिक्शन को मैक्सिमम काम देना पड़ेगा. इन फोर्सेस को मिनिमम होने के लिए क्या फ्रिक्शन को मैक्सिमम काम देना पड़ेगा. अरे इसमें सोच, जितना फ्रिक्शन लगा सकता है उतना तो लगा, उसके बाद थोड़ी बहुत जरूरत होगी तो मैं लगा लूंगा. मामला तो इतना ही है ना. ये नीचे गिरना चाह रहा है तो जितना फ्रिक्शन लग सकता है उतना फ्रिक्शन तो लगा, उसके बाद हल्का फुल्का मैं लगा लूंगा, तो वो उसका मिनिमम. अरे हाँ ना बोल. इसका मतलब जितना फ्रिक्शन तो लगा सकता है लगा, लेकिन उतना तो मुझे चाहिए ना रोकने के लिए भाई. उतना तो मुझे चाहिए रोकने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए उतना तो चाहिए ही चाहिए. इसका मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा चाहिए ही चाहिए, तो ये मिनिमम है. ये मिनिमम है. अब फर्स्ट वाले का जो है वो 3 टाइम्स है इसका. फर्स्ट वाले का 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये हो जाएगा. अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज तो यही है, ये चीज तो यही है, तो क्या इसको मैं सीधे mg sin थीटा प्लस f लिख दूं. क्या मैं इसको mg sin थीटा प्लस f इक्वल टू 3mg sin थीटा माइनस 3f कर दूं, तो क्या सही कर रहा हूं. तो क्या अब इसको मैं 4f इज इक्वल्स टू 2mg sin थीटा लिख सकता हूं. तो क्या अब ये 2 कैंसिल, क्या 2 इंटू म्यू इंटू mg cos थीटा लिख सकते हैं, और यहां पे लिख सकते हैं mg sin थीटा. क्या mg कट गए, mg कट गए तो आपको क्या बताना है, आपको तो म्यू बताना है यार. म्यू आपका
म्यू आपका आएगा 1/2, अरे म्यू दिया है ना, आपको थीटा बताना है, थीटा बताना है, आपको थीटा बताना है। तो 2 म्यू इज इक्वल्स टू 10 थीटा, और ये कितना आ जाएगा 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 रूट 3। इसका मतलब थीटा आपका 30 डिग्री आ गया, थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप शायद गलत कर दें, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना, नहीं समझ आए तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, जो कि हमारा 13th नंबर का सवाल है। चलिए 13वें नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया। 13th नंबर, 13th नंबर के सवाल में भी कुछ बढ़िया सा डायग्राम दिया गया है हमको, कुछ ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया है। एंगल हमको 45 डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हमको सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है ब्लॉक ऑफ मास 200 केजी, ठीक है, मतलब इसका मास 200 केजी है भाई, इसका मास जो है वो 200 केजी है। फ्रिक्शन जो है वो है 0.5। इसका मतलब इफ ईच मैन कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, मतलब यहां से कुछ मैन जो है 500 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और हमको बताना है कितने आदमी जो है वो इसको स्लाइड करने से बचा सकते हैं, कितने आदमी जो है वो इसको स्लाइड करने से बचा सकते हैं, ठीक है, कितने आदमी जो है वो इसको स्लाइड करने से बचा सकते हैं। अब खुद सोचो, मैं यहां से पूछ रहा हूं, अरे रुक, अरे रुक, अरे रुक 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 रुक, ठीक है, ये क्या चाह रहा है, नीचे जाना चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है नीचे जाना, ये चाह रहा है नीचे जाना। अब मुझे बताओ कि मैं यहां से कितनी आदमी लगाऊं ताकि ये रुक जाए, तो मैं यहां पे कितनी फोर्स होगी, मान लेता हूं n नंबर ऑफ मेंस, n नंबर ऑफ मेंस है मेरे, तो मेरी नेट पुलिंग फोर्स क्या हो गई, पुलिंग फोर्स क्या हो गई मेरी, n इंटू 500। अरे हाँ ना बोल, मान लो 10 लोग हैं तो 5000 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक की फोर्स हल्की सीधी इससे ज्यादा हुई, हल्की सीधी इससे ज्यादा हुई तो ऊपर खिंच जाएगा, तो फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए। अरे हाँ ना बोल, फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए, क्योंकि हल्की सी भी इससे ज्यादा हो गई तो ये ऊपर भाग जाएगा, ऊपर भाग जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, म्यू mg cos थीटा, m कितना है 200 cos 45, तो अब क्या सिंपल लिख सकता हूं, F पुलिंग इज 200g sin 45 प्लस म्यू इंटू 200g cos 45। सही बात है, इसको सॉल्व करेंगे। F पुलिंग क्या है, n इंटू 500, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 200g इंटू 1/√2 प्लस 200g इंटू 1/√2 इंटू 0.5 मतलब कि 1/2, दिस डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। इसको सॉल्व मैं कर चुका हूं पहले से, इसकी वैल्यू आती है 5, मतलब 4.3 समथिंग आता है, जिसके नंबर ऑफ मेंस आते हैं 5। आपको ऑप्शन में 5 देखेंगे, आप फिर भी देखो, इसको कॉमन निकालोगे, इसको कॉमन निकालोगे, इसको कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस 1/2 बचेगा, जो कि हो जाएगा 3/2, 3/2 इंटू दिस डिवाइड बाय 500, लगभग 4.3 वैल्यू आती है। 4.3 को हम 5 मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। फोर्टीन्थ सवाल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया है। हमको बोला जा रहा है एलिवेटर एंड इट्स लोड हैव अ टोटल मास ऑफ 800 kg। एक कोई एलिवेटर है जिसमें कुछ लोड भी होगा, इसका टोटल मास क्या है 800 kg। द एलिवेटर इज ओरिजिनली मूविंग डाउनवर्ड्स एट v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इट स्लोज डाउन टू स्टॉप विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन एट डिस्टेंस 25 मीटर। ये यहां से 25 मीटर नीचे आती है और यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मुझे बताना है टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल बताना है। तो ये भी आसान सवाल है यार, इस तरीके का सवाल हमने आज ही की वीडियो में किया है।
तो मुझको सिंपली बताओ, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की जरूरत है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ। तो क्या हमारे दिमाग में ये इक्वेशन आ रही है? अरे हाँ ना बोलो, ये इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? v को रख दो 0, u को रख दो 10, 10 का स्क्वायर -2 इंटू a फाइंड करना है, ये 25। तो 100/2 इंटू 25 इज माई एक्सेलरेशन, जो कि आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब खुद देखो, ये 800 किलो का डब्बा, ऊपर टेंशन, नीचे 800 जी, और नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन जिसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से जो तरीका मैंने बताया था कि भैया आपको इक्वेशन लिखनी है 800 t इज इक्वल्स टू 800 इंटू 2। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 800 इंटू जी माइनस 800 इंटू 2। टेंशन इज 800 इंटू 8। सही लिख रहा हूं क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ करिए। अरे भाई साहब, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा यार, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगा ना। रिटार्डेशन करना है मेरे को, रिटार्डेशन, मेरे को रिटार्डेशन करना है। 10 से 0 हुआ है, 10 से 0 हुआ है, तो मुझे रिटार्डेशन करना है, रिटार्डेशन करना है भाई, रिटार्डेशन। तो इधर एक माइनस लगा दो तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, इधर एक माइनस लगा दो तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो 800 इंटू 12 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 9600 न्यूटन। नहीं समझे? अरे 10 से 0 हो रहा है, 10 से 0 मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब मैं t - 800 g लिखूंगा, t - 800 g, मैंने उसको इधर, अरे हटाओ यार, तुमको इजी तरीके से ही बता देते हैं। t - 800 g इज इक्वल्स टू 800 इंटू 2, ठीक है। अब तो क्लियर है, अब तो 800 g प्लस 800 इंटू 2 हो रहा है, तो अब सॉल्व करके 9600 आ जाएगा। चलिए अब हम अपने 15वें क्वेश्चन पर आते हैं भाई, 15th नंबर का हमारा सवाल। पंद्रहवें नंबर का सवाल हमारे सामने, और 15वें नंबर में हमें बोल रखा है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप पे पड़ी है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे हमारी एक चेन पड़ी हुई है, ठीक है। हमसे बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है 0.25, सही है ना। हमको बोला गया मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग ओवर वन एज ऑफ द टेबल, मतलब कि कितनी मैक्सिमम लेंथ जो है वो लटक सकती है उसके बाद वो फिसल जाए, ठीक है। कितनी मैक्सिमम लेंथ जो है वो फिसल सकती है। तो ऐसा करते हैं, इसका L लेंथ मान लेते हैं और M मास मान लेते हैं। L लेंथ मान ली, M मास मान ली, तो मान लेते हैं ये हमारी टेबल है और इस पे इस तरीके से हमारी चेन पड़ी हुई है, और मान लेते हैं कि x लेंथ तक ये लटक सकती है। तो यहाँ पे कितनी बची? L - x। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा, अब अगर L लेंथ का मास m है तो x लेंथ का मास कितना होगा? mx/l, और L - x का कितना होगा? m into L - x upon L, ठीक है। तो इधर वाले का मास कितना हो गया? mx/l, और इस वाले का मास कितना हो गया? m into L - x upon L। तो अब ये बताओ, इतने पार्ट का कुछ mg लग रहा होगा, ठीक है। तो इस पर नीचे फोर्स कितनी होगी? mx upon L into g, और रोकने के लिए इतने पार्ट पर लग रहा होगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ फ्रिक्शन, वो कितना? म्यू into n, ठीक है। और ये दोनों होने चाहिए बराबर, जितने पॉइंट तक ये बराबर हो गए तो मेरा मामला सही है। mxg upon L should be equal to mu into m into L minus x upon L into g। m कैंसिल, g कैंसिल, l कैंसिल, x जो आ गया वो आ गया mu into L minus x। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी mu L upon 1 plus mu। बहुत सुंदर, x की वैल्यू आ गई mu L upon 1 plus mu। तो इसका मतलब ये हमें लेंथ मिल गई कि भाई साहब इतनी लेंथ जो है वो लटक सकती है, इतनी लेंथ हमें लटक सकती है। लेकिन हमसे बोला गया परसेंटेज बताओ, कितनी परसेंट लेंथ, कितनी परसेंट लेंथ। तो इस L लेंथ का कुछ A% या कुछ P% का आंसर ये आया है, समझे, बेसिक मैथ्स है। इस L लेंथ का कुछ P% इतना है, मुझे P की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे
P की वैल्यू फाइंड करनी है तो P की वैल्यू आ जाएगी 100 म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, जो कि हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1.25। इसका आंसर आता है 20%। 25 डिवाइडेड बाय 1.25 इसका आंसर आता है 20%। तो यार हमने 15 क्वेश्चन एलएलएम के कर लिए, जिसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कुछ पीछे वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला। कहीं पर मैं भी अटक गया, कहीं पर मैंने भी कुछ फोर्सेस नहीं लगाई। तो ये सारी चीजें जो होती है प्रैक्टिस से होती है, और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक तरीके की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे चल रही है, इसको हमने सीरीज का नाम दिया एनटीए महासंग्राम, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे दो वीडियोस में। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दूसरों को शेयर कर देना, और ऐसी सारी सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी वाला बटन दबा दो।